हेलो दोस्तों, ऑनलाइन गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनीष शर्मा और मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जिसमें हम जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी हमारे चेंजेस हुए हैं उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। ईस्ट इंडिया पहले आने वाली कंपनी का नाम था पुर्तगालिस। ठीक है, जो पुर्तगाल के लोग थे वो सबसे पहले आए थे। जो पहला व्यक्ति आया था पुर्तगाल से उसका नाम था वास्को डिगामा, और वो कब भारत में आया था? 1498 में। 1498 में वास्को डिगामा जब भारत आए थे वो कैलीकट में रुके थे, जहाँ से वो जाते समय कुछ मसाले लेके गए थे, काली मिर्च वगैरह, जो कि यूरोप में जाके उन्होंने उसका व्यापार किया, जिससे उन्हें 100 गुना प्रॉफिट हुआ। जब उन्हें 100 गुना प्रॉफिट हुआ तो ये आसपास के जितने भी कंट्रीज थे, जैसे फ्रांस हो गए, अंग्रेज हो गए, ब्रिटिश हो गए, ठीक है, ये सारे देख रहे थे, डच हो गए, तो ये सारे देख रहे थे कि इतना प्रॉफिट आ कहाँ से रहा है। तो उन्हें भी लगा कि भारत में सच में इतना पैसा है, तो वो भी सोचे कि हम भी बाहर जाएंगे और वहाँ से व्यापार करेंगे, और हम भी प्रॉफिट कमाएंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे जितने भी वहाँ की कंपनीज होती हैं वो धीरे धीरे अपनी कंपनीज इस्टेब्लिश करती हैं। ठीक है, और धीरे धीरे भारत में आना शुरू कर देती हैं। सबसे पहले क्या हुआ, जब अंग्रेजों को ये पता चला कि भारत में जाके इतना प्रॉफिट लोग कमा रहे हैं, तो वो एलिजाबेथ के पास गए, एलिजाबेथ प्रथम के पास गए। ठीक है, और उन्होंने उनसे कहा कि हमें भी एक कंपनी को इस्टेब्लिश करने की अनुमति दीजिए, हम भारत में जाकर व्यापार करना चाहते हैं। तो एलिजाबेथ ने कहा कि इसमें मेरा क्या मुनाफा है। जो वहाँ के लोग थे जो कंपनी इस्टेब्लिश करना चाहते थे, उन्होंने एलिजाबेथ से कहा कि मैं आपको 40% शेयर देता हूँ। ठीक है, मैं आपको जो भी मुनाफा होगा उसका 40% दूंगा। एलिजाबेथ खुश। एलिजाबेथ ने क्या किया, एलिजाबेथ ने कंपनी को इस्टेब्लिश करने की अनुमति दे दी कि आप ईस्ट साइड में जाके कंपनी को खोल सकते हो। पर बहुत से बच्चे क्या करते हैं, वो ये याद रखते हैं कि 1600 ईस्वी में अंग्रेज भारत में आए थे। 1600 ईस्वी में अंग्रेज भारत में नहीं आए थे, 1600 ईस्वी में कंपनी को स्टैब्लिश किया गया था। अंग्रेज भारत 1608 में आए थे। ओके, अंग्रेज भारत 1608 में आए थे। ऐसा क्यों था? क्योंकि उनकी लड़ाई हो चुकी थी पुर्तगाल से 1600 ईस्वी से पहले, जब वो भारत में देखने आए थे कि सच में इतना प्रॉफिट कमाया जा सकता है। ठीक है, तो उनकी लड़ाई हो गई थी पुर्तगाल से। तो उन्हें ये डर लग रहा था कहीं हम जाएंगे तो बहुत मार खाएंगे, इस वजह से वो भारत नहीं आ रहे थे। और वो सबसे पहले गए इंडोनेशिया। इंडोनेशिया से उन्होंने व्यापार किया कुछ दिनों तक, उसके बाद वो गए थे भारत। 1608 में वो कहाँ गए थे? जहांगीर के दरबार में। फिर उन्हें अपनी कंपनी खोलने का परमिट मिल गया कि आप जाके कंपनी खोल सकते हैं। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी कंपनी का फैलाव करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उनकी झड़प भी हुई काफ़ी सारे लोगों के साथ, जैसे पुर्तगाल के साथ, फ्रांस के साथ। ये आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे बस हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखने वाले हैं। ठीक है, तो उसके बाद अंग्रेज धीरे धीरे अपने आप को बढ़ाते गए और वो पूरे भारत पे धीरे धीरे कब्जा करने लगे। उसके बाद जाके 1757 में क्या हुआ था? बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। ठीक है, 1757 में क्या हुआ था? बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। और 1764 में क्या हुआ था? बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। बैटल ऑफ बक्सर जब हुआ, जब उसके बाद हार गए, ठीक है, जो मुगल्स थे वो हार गए, उसके बाद क्या हुआ कि 1765 में उनको दीवानी राइट्स दे दिया गया। अब दीवानी राइट्स क्या होता है? दीवानी राइट्स मतलब होता है कि वहाँ पे जो रेवेन्यू था, जो कर लेने का था, और सिविल था, जस्टिस था, वो उनके हाथ में पहुँच गया। किस किस का? किस किस राज्य का? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जो भी कर लेना होता था, ठीक है, चाहे वो मिलिट्री हो चाहे जस्टिस हो, वो कौन देखता था? वो अंग्रेज देखने लग गए। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या हुआ, फिर एक चेंजेस और आया, 1857 की क्रांति, जिसे हम 1857 की क्रांति के नाम से भी जानते हैं। 1857 की क्रांति, ये बहुत बड़ी क्रांति हुई थी अपने आप में। ठीक है, कोई ऐसा राज्य अछूता नहीं रह गया था जो इस क्रांति से बच पाया था। लगभग सारे राज्य इसकी चपेट में आए थे। ठीक है, उसके बाद जब अंग्रेज 1857 की क्रांति को जीत जाते हैं और उसको दबा देते हैं, इसके बाद क्या होता है कि जो पावर होती है, जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के पास होती है,
वो अब डायरेक्टली क्राउन के हाथों में चली जाती है। जो पहला चार्टर्ड एक्ट आया था 1773 का, वहाँ पे क्या कहा जाता था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। पर 1858 से उसको चेंज कर दिया गया, अब उसे कर दिया गया वॉयसराय ऑफ इंडिया, ठीक है। वॉयसराय की पदवी दे दी गई। अब वो इंडिया मतलब पूरा का पूरा सेंट्रलाइज हो चुका था। अब क्या होने लगा, 1947 15 अगस्त 1947 ये वो दिन था जिस दिन हम आज़ाद हुए थे, ठीक है। ये वो दिन था जिस दिन हम आज़ाद हुए थे। अब एक चीज़ ये पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। जो जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा उसे आप कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन या तो पेपर में पूछे जा चुके हैं या पेपर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का सजेशन था वो सबसे पहले किसने दिया था। तो सबसे पहले दिया था एम.एन. रॉय ने। जो कॉन्स्टिट्यूशन का सजेशन था वो सबसे पहले किसने दिया था, एम.एन. रॉय ने। और ये भी पूछ लिया जाता है कि कब दिया था, 1934 में, ठीक है। और ये भी पूछ लिया जाता था वो किस पार्टी से संबंध रखते थे, तो वो कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया से संबंध रखते थे, ओके। ये आप नोट करके रख लीजिएगा। सेकेंड चीज ये पूछा जाता है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ, ठीक है, वो किसके तहत हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के तहत हुआ। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। इन सब पॉइंट को आप नोटिस कर लीजिए, ये तो कहीं लिख लीजिए या अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, इसके द्वारा ही जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये फॉर्म हुआ था। प्रपोज कब किया गया था, 1946 में, ठीक है। और बनना कब से स्टार्ट हुआ था, 1947 से। और बन के कब तैयार हुआ था, 26 जनवरी 1950 में। जो भी अंग्रेज हमारे ऊपर राज करके गए, ठीक है, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और हमारी पॉलिटी पे। जो ब्रिटिश रूल था, ठीक है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का रूट माना जाता है, वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का जड़ है, ठीक है। जब 1935 का जो एक्ट था उसमें से काफ़ी सारे चीज़ें उठा के कॉन्स्टिट्यूशन में रखी गई हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि जो भी अंग्रेज हमारे पे रूल कर रहे थे, जिस हिसाब से रूल कर रहे थे, अगर हम 1947 के बाद उसे चेंज कर देते तो क्या होता कि जो और भी लोग थे वो पढ़े लिखे नहीं थे पर हमारी पॉलिटी को समझ रहे थे, अगर हम एकदम से चेंज कर देते तो उनकी समझ में भी नहीं आता। तो हमारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने ये सोचा कि जैसा चल रहा है हम उसको वैसा उठा के रख देते हैं जिससे लोगों की समझ में आए कि क्या चल रहा था और क्या हो रहा है, ठीक है। एकदम से चेंजेस ना किया जाए। और जो भी उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें जोड़नी थी उन्होंने वो उसमें ऐड कर दी, ओके। इस लेक्चर में हम देखेंगे 1773 से 1858 तक जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए, जितने भी हमारे चार्टर्ड एक्ट आए, ठीक है, उन सभी के बारे में जानेंगे। जो हमारा सबसे पहला जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था वो कब आया था, 1773 में, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ग्रेट इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि फर्स्ट स्टेप था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके हिसाब से वो ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट कर रही थी। अब क्या हुआ कि 1600 ईस्वी के बाद अंग्रेज बहुत ज़्यादा शोषण करने लगे और ये बात ब्रिटिश क्राउन को पता चल चुकी थी कि अंग्रेज वहाँ पे लोगों से घूस ले रहे हैं, ब्राइब ले रहे हैं। लोग क्या करते थे कि यहाँ पे आते थे, कुछ दिन यहाँ पे काम करते थे और यहाँ से अमीर होके वापस अपने देश लौट जाते थे। तो वहाँ के लोगों को भी ईर्ष्या होने लगी कि ये भारत जाते हैं और इतनी जल्दी अमीर होके आ जाते हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट तक ये बात पता चली तो उन्हें भी पता चला कि भाई वो वहाँ पे जाके घूस ले रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को धीरे धीरे रेगुलेट करना शुरू किया। और वो पहला रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था वो आया था 1773 में, ठीक है। ये पहला जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था ये 1773 में आया था। तो ये फर्स्ट स्टेप था ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल करने के लिए और रेगुलेट करने के लिए अफेयर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। इसने फर्स्ट टाइम रीऑर्गेनाइज किया था कंपनी के पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को, ओके। इस एक्ट ने सबसे पहले सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का फाउंडेशन रखा था, यानी कि नींव रखी थी। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की जो नींव रखी गई थी वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा रखी गई थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो हमारा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव की नींव रखी गई थी वो किस एक्ट में रखी गई थी, तो वो 1773 के एक्ट में
रखी गई थी। और ये भी पूछ लिया जाता है जो फर्स्ट टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो कंपनी को रेगुलेट किस एक्ट के द्वारा कर रही थी, तो वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का एक्ट था। ठीक है, जो 1773 के एक्ट के पहले गवर्नर ऑफ बंगाल कहा जाता था, अब उसे क्या कहा जाने लगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये भी आप याद रखिएगा, पेपर में पूछ लिया जाता है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किस एक्ट के द्वारा कहा जाने लगा, उसके पहले क्या कहा जाता था, तो उसके पहले गवर्नर ऑफ बंगाल कहा जाता था। 1773 के एक्ट में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा। ठीक है, यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वो क्रिएट की गई और इसमें 4 मेंबर को असाइन किया गया। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो कौन थे, लॉर्ड वारन हेस्टिंग। यहीं पे ही बॉम्बे और मद्रास की पावर को छीन के सबऑर्डिनेट बना दिया गया, किसका, बंगाल का। ओके, और इसी एक्ट में सबसे पहले कोलकाता में 1774 में जाके सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिशमेंट हुआ। कब हुआ था, 1774 में, जिसमें 1 चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जज थे। ओके, आइए आगे देख लेते हैं। अब क्या हुआ कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिश क्राउन को ये पता चल चुका था जो कंपनी थी वहाँ पे घूस ले रही थी, उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल मना कर दिया। कोई भी कंपनी का पर्सन प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकता और किसी भी से घूस या किसी तरह का कोई गिफ्ट नहीं ले सकता। तो ब्रिटिश क्राउन ने जितने भी कंपनी के सर्वेंट थे, जितने भी कंपनी में काम करने वाले नौकर थे, उनको प्राइवेट ट्रेड और किसी भी तरह का गिफ्ट और ब्राइब लेने से, यानी कि घूस लेने से मना कर दिया कि कोई भी किसी तरह का घूस नहीं ले, नहीं तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ओके, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो कंपनी पे कंट्रोल करने लगी, किसके द्वारा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा। एक बॉडी बनाई गई थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, वो कंपनी के ऊपर नज़र रख रही थी। और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था जो कि रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर देख रहा था इंडिया का। ओके, अब हम देख लेते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। जितना कि फर्स्ट एक्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, उतना ही हमारा सेकंड एक्ट भी इम्पॉर्टेंट है। एक एक्ट है 1781 का जिसे हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट के भी नाम से जानते हैं। ऐसा क्यों था, क्योंकि जो भी ब्रिटिश क्राउन के द्वारा 1773 में जो भी हमारी गलतियां रह गई थी, ठीक है, जो भी ब्रिटिश क्राउन की गलतियां रह गई थी उसको सुधारने के लिए वो एक्ट लेके आए जिसका नाम था 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, उसके बाद हमारा आया 1784 का एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें हम फीचर देख लेते हैं कि इस एक्ट का फीचर क्या था। इस एक्ट में कंपनी के कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन को अलग कर दिया गया था। ठीक है, जो यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, देखिए मैं आपको सिंपल सा चीज़ एक याद करने वाली बता देता हूँ क्योंकि ये कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है। ठीक है, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वो सी से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होता है और सी से ही कॉमर्शियल अफेयर होता है। यानी कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था वो कॉमर्शियल अफेयर देख रहा था। फिर एक न्यू बॉडी बनाई गई थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, एक न्यू बॉडी बनाई गई थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो क्या देख रहा था, पॉलिटिकल अफेयर देख रहा था। यहाँ पे कॉमर्शियल अफेयर और पॉलिटिकल अफेयर को अलग कर दिया गया। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था वो कॉमर्शियल अफेयर देख रहा था और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, जो न्यू बॉडी बनाई गई थी, वो हमारा पॉलिटिकल अफेयर देख रहा था। ऐसा क्यों किया गया, जैसे आप हमारे यहाँ पे देखते हैं एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। ठीक है, वैसे ही अब धीरे धीरे चीज़ें क्या होने लगी थी, धीरे धीरे चीज़ें सेंट्रलाइज होने लगी थी। धीरे धीरे चीज़ों को अब सेंट्रलाइज किया जा रहा था। जैसे अब की पार्लियामेंट है उसका जो स्ट्रक्चर है वो यहीं से निकल के आ रहा था धीरे धीरे। अब यहाँ पे क्या हो चुका था, अब यहाँ पे डुअल गवर्नमेंट सिस्टम इस्टेब्लिश हो चुका था कि स्टेट में अलग होगा और सेंट्रल में अलग होगा। ओके, जैसे कि मैंने बताया आपको, बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल अफेयर देख रहा था। पॉलिटिकल अफेयर में जैसे सिविल हो गया, मिलिट्री हो गया, गवर्नमेंट और रेवेन्यू के जितने भी थे वो सारे के सारे अब कौन देखने लग गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इस एक्ट में फर्स्ट टाइम ये कहा गया कि जो इंडिया है वो ब्रिटिश की संपत्ति है। ठीक है, ये पॉइंट आउट नोट कर लीजिएगा कि किस एक्ट में ये कहा गया था कि इंडिया ब्रिटिश की संपत्ति है। ठीक है, वो 1784 के एक्ट में कहा गया था। सेकंड चीज ये याद कर लीजिएगा
जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो किस एक्ट में बनाया गया था? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल 1784 के एक्ट में बनाया गया था। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तो हमने देखा था पहले से ही बनाया गया था 1773 में। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो कॉमर्शियल अफेयर देख रहा था, पर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था वो 1784 के एक्ट में बनाया गया था। अब आगे देख लेते हैं। अब हमारा आता है 1833 का चार्टर एक्ट। पहले क्या आ रहे थे? पहले हमारा रेगुलेटिंग एक्ट आया, फिर पिट्स इंडिया एक्ट आया, फिर चार्टर एक्ट आया। आप इन एक्टों को सीरीज वाइज याद कर लीजिएगा, कौन सा एक्ट पहले आया, कौन सा एक्ट बाद में आया और कब आया। कभी कभी ऐसा आता है कि इन्हें क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में लगाने के लिए आ जाता है। तो आइए देखते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट के बाद जो हमारा एक्ट आया चार्टर एक्ट, वो कब आया? 1833 में। इसके पहले भी कुछ एक्ट आए थे, जैसे 1830 का एक्ट। ठीक है, 1830 के एक्ट में एजुकेशन के ऊपर पैसे दिए गए थे, एजुकेशन के लिए। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि एजुकेशन के लिए कितने अमाउंट दिया गया था। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये फाइनल स्टेप था टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, सेंट्रलाइज करने के लिए ये फाइनल स्टेप उठाया गया था। ये चीज़ आप नोटिस कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी पूछ लिया जाता है कि फाइनल स्टेप सेंट्रलाइजेशन का कब उठाया गया था। तो वो 1833 के चार्टर एक्ट में उठाया गया था। क्योंकि जब मैं अभी क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँगा, क्वेश्चन टेस्ट सीरीज लेके आऊँगा, तो आप जब उसे सॉल्व करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये सारे क्वेश्चन पहले आए हुए हैं। ओके, 1833 के एक्ट में ही जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसे चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कह दिया गया। ठीक है, पहले क्या थी? पहले चीज़ें बंगाल तक ही सीमित थी, अब उसे क्या कर दिया गया? अब उसे पूरा इंडिया कर दिया गया। ठीक है, यानी कि अब चीज़ें पूरी तरीके से सेंट्रलाइज हो रही हैं। ठीक है, अब चीज़ें पूरी तरीके से सेंट्रलाइज हो रही हैं। जो सिविल एंड मिलिट्री पावर था वो पूरी तरीके से अब ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ चुका था। अब पूरी टेरिटरी उनके कब्जे में आ चुकी थी। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है कि जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अभी मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे। आप मुझे ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपको साथ ही साथ रिवीजन करवाते हुए ले चलूँगा, जिससे आपका रिवीजन हो जाए और आप कुछ भी ना भूलें और पेपर में आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आएँ। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। अब जो बॉम्बे और मद्रास की पावर थी, ठीक है, जो कि इनसे छीन ली गई थी, आप मुझे ये भी बताइए कि बॉम्बे और मद्रास की पावर कौन से एक्ट में उनसे छीन ली गई थी। ठीक है, जो लेजिस्लेटिव पावर थी उनकी जो छीन ली गई थी, अब उन्हें वापस लौटा दी गई। अब चीज़ें क्या थी? चीज़ें अब सेंट्रलाइज हो गई थी। जैसे आज हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट है, तो आज हमारे यहाँ पे सेंटर है जिसके पास एक लोकसभा एक राज्यसभा है। ठीक है, उसके बाद वैसे स्टेट में भी एक लोकसभा एक राज्यसभा है। ठीक है, जिसे हम लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से भी जानते हैं। अब ऐसे ही ये सारे स्टेट में है। ठीक है, अब क्या कर दिया गया है कि सारे स्टेट को अपनी पावर दे दी गई है कि आप अपने हिसाब से इसे हैंडल कीजिए, क्योंकि सेंट्रल सारी चीज़ें एक साथ नहीं संभाल पा रहा था, तो सेंट्रल ने सारी पावर उन्हें दे दी कि आप अपने हिसाब से स्टेट में देख लीजिए, हम जितने भी बड़ी चीज़ें हैं वो हम देख लेंगे। कम्युनिकेशन हो गया, चाहे इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, चाहे रेवेन्यू हो गया, मिलिट्री हो गया। ठीक है, ये सारी हम देख लेते हैं। बाकी आप छोटी मोटी चीज़ें जैसे एग्रीकल्चर वगैरह हो गया, स्टडी एजुकेशन हो गया, ठीक है, ये सारी आप देख लीजिए। तो ये हमारे यहाँ पे अभी भी बटी हुई है, ये मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा, पूरी डिटेल में पढ़ाऊँगा। ठीक है, अब क्या हो गया? अब एंड हो गया कंपनी के कॉमर्शियल बॉडी का। ठीक है, जो कॉमर्शियल बॉडी बना रखी थी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, अब उसका एंड हो गया। अब वो पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई। अब वो पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई। ये 1833 का ही एक्ट था जिसमें फर्स्ट टाइम सिविल सर्वेंट के एग्जाम के लिए बोला गया था, जिसे आज हम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस पढ़ते हैं, यानी कि IAS। ठीक है, वो पहले क्या होता था? ICS होता था, यानी कि इंडियन सिविल सर्वेंट। 1833 के चार्टर एक्ट में ही फर्स्ट टाइम सिविल सर्वेंट के एग्ज़ाम के को इंट्रोड्यूस किया गया था कि हाँ, ये इंडिया के लिए भी ओपन होना चाहिए। पर जो हमारे यहाँ के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, ठीक है, उन्होंने मना कर दिया कि
कि अभी ये सब इंडिया के लिए नहीं ओपन करना चाहिए और इन्होंने इस प्रस्ताव को रद्द कर दिया। ठीक है, फर्स्ट टाइम अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे फर्स्ट टाइम कब इंट्रोड्यूस किया गया था, तो इंट्रोड्यूस 1833 में किया गया था। पर जो फर्स्ट टाइम सिविल सर्वेंट एग्ज़ाम को पारित किया गया था वो किया गया था 1854 में। ठीक है, फर्स्ट टाइम जो सिविल सर्वेंट के एग्ज़ाम है उसको पारित कब किया गया था, 1854 में। पर जो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था वो किया गया था 1833 में। ठीक है, जो सिविल सर्वेंट एग्ज़ाम होता है उसको अपोज कर दिया गया था किसके द्वारा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा। ओके, अब हम देख लेते हैं 1853 का एक्ट। आप देख रहे होंगे कि पहले हमारा रेगुलेटिंग एक्ट आ रहा था, उसके बाद हमारे पास चार्टर एक्ट आया और ये चार्टर एक्ट हर 20 साल के बाद आ रहा था। यानी कि 1833 का एक्ट, ठीक है, बना दिया गया, उसके बाद 20 साल तक छोड़ दिया गया, फिर आया 1853 का एक्ट। ठीक है, फिर जो हमारा एक्ट आना था वो आना था 1873 में। बट क्या होता है कि 1857 में क्रांति हो जाती है, बहुत बड़ी क्रांति हो जाती है, जिसके बाद ये एक्ट जल्दी ही आ जाता है और 1858 में ही इसे ला दिया जाता है। ओके, और ये इस एक्ट के सीरीज में लास्ट चार्टर एक्ट था। ये इस एक्ट के सीरीज में लास्ट चार्टर एक्ट था जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंट रखता है। इस एक्ट में जो लेजिस्लेटिव और एजुकेटिव फंक्शन थे, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल के, उसको बढ़ा दिया गया था। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल की विंग थी, ठीक है, उसे अब क्या कहा जाने लगा, उसे अब मिनी पार्लियामेंट कहा जाने लगा। जैसे कि हमारे यहाँ के पार्लियामेंट होता है, जो हमारे यहाँ की लोकसभा और राज्यसभा होती है, जो लोकसभा होती है उसके पास ज़्यादा पावर होती है। ऐसा हम नहीं कह सकते हैं लोकसभा और राज्यसभा में, ठीक है, सेंट्रल लेवल पे, पर स्टेट लेवल पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसके पास बहुत ज़्यादा पावर होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल के मुकाबले। पर यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसे हैं जहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे लोकसभा में बहुत ज़्यादा पावर होती है और कुछ चीज़ें ऐसे हैं जहाँ पे राज्यसभा के पास पावर होती है और बाकी जगह दोनों के यहाँ पे पावर सेम होती है। ओके, तो वैसे ही जैसे यहाँ पे मिनी पार्लियामेंट की तरह एक काम करने लगा था, वैसे ही लेजिस्लेटिव जो काउंसिल थी, ठीक है, उसे मिनी पार्लियामेंट कहा जाने लगा और अडॉप्ट कर लिया गया सेम प्रोसीडिंग जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में हुआ करती थी। वैसे ही सेम रूल सेम पार्लियामेंट यहाँ पे भी बना दिया गया, वही सेम प्रोसीडिंग यहाँ पे भी होने लगी। ओके, इस एक्ट के द्वारा फर्स्ट टाइम जो सिविल सर्वेंट के एग्ज़ाम थे उनको ओपन कर दिया गया। ठीक है, ओपन कर दिया गया और ये किसके द्वारा क्या गया, मैकॉले कमेटी के द्वारा। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो सिविल सर्वेंट के एग्ज़ाम थे उसको किसके द्वारा पास किया गया था, तो वो मैकॉले कमेटी थी, जो कमेटी बनाई गई थी उसके द्वारा पास किया गया था और इसे कहा गया था कि ये अपॉइंट कब से करेंगे, 1854 से। ठीक है, अपॉइंटमेंट कब से करेंगे, 1854 में। प्रस्ताव 1853 के एक्ट में रखा गया था, कमेटी बनी, ठीक है, 1 साल उन्होंने टाइम लिया, उन्होंने जाके 1854 में रिपोर्ट दी और उन्होंने कहा कि इंडियन सिविल सर्विस है, यानी कि इंडियन सिविल सर्विस यानी कि ICS, 1854 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और रिपोर्ट में कहा कि इंडिया को भी इसमें अलाउ कर देना चाहिए। अब जो भी इंडिया की टेरिटरी थी, जो भी उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी, अब वो सारा का सारा किसके अंडर में आ गया था, ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आ गया था। बट इस समय कोई भी टाइम डिफाइन नहीं किया गया था क्योंकि उन्हें भी ये डर लग रहा था कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है, इसलिए जो इसके बाद का चार्टर एक्ट है उसका कोई भी टाइम डिफाइन नहीं किया गया था कि वो चार्टर एक्ट कब लेके आएंगे, क्योंकि उन्हें भी एक डर सा हो गया था कि आने वाले पीरियड में कुछ ना कुछ तो होने वाला है। यहाँ की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें फर्स्ट टाइम इंडिया को भी रिप्रेजेंटेशन दिया गया। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे रिप्रेजेंटेशन देना शुरू कर दिया। ठीक है, उन्होंने 4 मेंबर को यहाँ पे अपॉइंट किया और ये कहाँ के थे, ये लोकल प्रोविंस गवर्नमेंट के थे। ठीक है, जिसमें से मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा, ये 4 प्रोविंस के जो मेंबर थे इनको अपनी काउंसिल में, गवर्नर जनरल काउंसिल में जगह दी। तो जो भी आज मैंने पढ़ाया है आप उसे एक बार दोबारा देखिएगा। ठीक है, जो भी मैंने आपको पॉइंट बताए हैं
उन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। जब मैं आपके लिए क्वेश्चन सीरीज लेके आऊँगा तब आपको खुद ही पता चलेगा कि ये कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, जो जो चीज़ मैंने बताई है वो पेपर में कहीं ना कहीं आ रखी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आपका एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बस आप इन चीज़ों को देखते हुए चलिए। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको कुछ भी डाउट है, अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आई, मुझसे पूछना है, ये वीडियो में कुछ भी इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।